हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक का टॉप ट्रेंड्स। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस ब्लॉक में जो अल्कली मेटल होता है, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और यहाँ पे क्या है, सीजियम है। ये तीन चीज़ है। तो यहाँ पे देखना, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस, ये पांच चीज क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस। तो यहाँ पे सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा। ठीक है ना। अब देखो इंक्रीज क्या करता है टॉप टू बॉटम, तो देख सकते हो साइज है, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, डेंसिटी हो गया। ये तीन फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये तीन फैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो साइज, मेटालिक कैरेक्टर, डेंसिटी, ये तीन फैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है। अब सेकेंड चलते हैं हम लोग। देखो जो एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है उस पर चलते हैं। तो देख सकते हो LiOH है, NaOH, KOH, RbOH, CaCOH। ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हो, इसमें दो फैक्टर हम लोग बात करेंगे, दो फैक्टर का। तो एक देखते हैं बेसिसिटी और एक सॉल्युबिलिटी। तो बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी ये दोनों क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो OH में जल्दी निकलेगा। तो OH में जल्दी निकलेगा तो बेसिसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना जल्दी OH माइनस निकलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तीसरा देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे है आपका आयंस दे दिया, एल्कली मेटल का आयंस। तो आयनिक रेडियस की जब बात करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। मतलब सीजियम प्लस का आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा, लिथियम प्लस का आयनिक रेडियस क्या होगा, सबसे कम होगा। अब उसमें देखेंगे हम लोग हाइड्रेटेड रेडियस। तो हाइड्रेटेड रेडियस में क्या होता है कि ये स्मॉल साइज में ज़्यादा रेडियस होता है। ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल साइज जब होगा ना तो उसको वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा घेरेगा। क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियस का क्या मतलब होता है कि वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में रेडियस। तो ये स्मॉल साइज का, ये ज़्यादा साइज का है, तो स्मॉल साइज को वाटर ज़्यादा घेरेगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो जो हाइड्रेटेड रेडियस होता है वो टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब लिथियम प्लस का सबसे ज़्यादा होगा और सीजियम प्लस का सबसे कम होगा। ठीक है ना। अब तीसरा चलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल का हाइड्राइड। तो ये अल्कली मेटल का सब हाइड्राइड है। यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर की बात करेंगे जो कि क्या है, स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। मतलब सबसे ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड का स्टेबिलिटी होगा और सबसे कम सीजियम हाइड्राइड का होगा। वही बात यहाँ पे हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो HMN जल्दी निकल जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब फिफ्थ में चलते हैं सल्फेट्स पे। यहाँ पे देख सकते हो ये सल्फेट दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग दो फैक्टर की बात करेंगे, एक सॉल्युबिलिटी और एक थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ये दोनों टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सीजियम का जो सल्फेट होता है सबसे ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो लिथियम का सल्फेट जो होता है उसका होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो एक रिएक्शन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर लिथियम के सल्फेट जो होता है उसको जब हीट करोगे ना तो आपको लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा और SO3 गैस मिलेगा। ठीक है ना, लिथियम का ऑक्साइड और SO3 गैस मिलेगा। लेकिन बाकी जितना भी आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो, इसके सल्फेट को हीटिंग करेंगे तो हीट ही नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन यहाँ पे होगा। ये हाईली स्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये ब्रेक हो जाता है लेकिन इसका सल्फेट ब्रेक नहीं होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही कि सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलते हैं बच्चों कार्बोनेट्स पे। तो कार्बोनेट्स में भी देखो बहुत आसान, ये ऐसे है कि क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ है, सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है और वही चीज़ यहाँ पे भी है, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो सबसे मैक्सिमम सीजियम का कार्बोनेट का होगा और सबसे कम किसका होगा, लिथियम के कार्बोनेट का। क्लियर है ना। चलो अब उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि अगर लिथियम के कार्बोनेट को हीटिंग करेंगे तो लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। यहाँ पे SO3 गैस है, यहाँ पे क्या हो गया, CO2 गैस। और बाकी जो मेटल का कार्बोनेट होता है इसको जब आप हीट करोगे ना तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट चलते हैं बच्चों नाइट्रेट्स पे, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रेट्स में भी वही बात है, जो सल्फेट कार्बोनेट में था वही चीज़ यहाँ पे भी है कि सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा बताओ, इंक्रीज करेगा। देखो सॉल्युबिलिटी का अलग फंडा है, सॉल्युबिलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक हाइड्रेशन एनर्जी पे और एक लैटिस एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लैटिस एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और लैटिस एनर्जी वाला हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों फैक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी तो समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो ये जल्दी सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और वैसे भी सॉल्युबिलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और लैटिस एनर्जी पे। तो एक फैक्टर रहता तो हम लोग पूरी तरीके से बता पाते, लेकिन दो फैक्टर है तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका ट्रेंड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हीटिंग की बात करेंगे तो जो लिथियम का नाइट्रेट है उसको जब हीट करते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड मिलता है और NO2 प्लस O2 भी मिलता है, इसको भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 भी मिलेगा। लेकिन बाकी मेटल के नाइट्रेट को जब हीट करोगे ना बच्चों तो यहाँ पे मेटल का नाइट्राइट मिलेगा, नाइट्राइट इसको बोलते हैं। अब प्लस क्या मिलेगा बताओ, O2 मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। क्लियर है ना। चलो अब बाइकार्बोनेट पे चलते हैं। तो बाइकार्बोनेट में भी वही बात है, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। और इसमें एक पॉइंट ये है कि सिर्फ लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी जो एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट होता है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। चलो अब 9th पे चलते हैं। ये अल्कली मेटल का लास्ट ट्रेंड है। तो ये लिथियम का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है। तो यहाँ पे ये फेजांस रूल का ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछेगा कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन होता है, ठीक है ना। ये जानते होगे आप, साइज ऑफ एनाइन का क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैटायन तो कॉमन है, एनाइन में I माइनस का साइज बड़ा है तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चलो अब उसके बाद चलते हैं हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो बेलियम बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे आप जानते हो, ठीक है ना इसका ट्रेंड। तो ये इसको ध्यान रखना। अब इसमें देखो आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस, ये तीन चीज़ क्या करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। लेकिन साइज, मेटालिक कैरेक्टर, ये दोनों क्या करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। मतलब ये अच्छा मेटल है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग उसके हाइड्रोक्साइड पे। तो देख सकते हो ये हाइड्रोक्साइड है, इसमें वही चीज़ पहले भी बता दी है कि बेसिक नेचर और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा तो जल्दी निकलेगा OH माइनस, तो इंक्रीज होगा। तो बेसिक नेचर और सॉल्युबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसके अलावा क्या याद रखना है कि जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, लेकिन बाकी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, बाकी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो दो हो गया ट्रेंड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम लोग सल्फेट्स पे चलते हैं, ठीक है ना। तो सल्फेट्स में देख सकते हो ये पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का सल्फेट है। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एल्कली मेटल में क्या था, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ये जानते हो भी होगे कि जो BaSO4 होता है, बासो4, ये BaSO4 जो होता है ये एक तरह का PPT होता है, व्हाइट PPT, ये आपको पता भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे जाने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तभी तो PPT बना रहा है ना। तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो सल्फेट है उसको जब आप हीट करोगे ना तो यहाँ पे सभी का सभी सल्फेट मेटल ऑक्साइड SO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी का सल्फेट SO2 प्लस O2 प्लस मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं नाइट्रेट्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रेट है, तो इसमें भी वही चीज़ है। देखो एल्कली मेटल का ट्रेंड अलग है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का सबका सेम जैसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे भी था, ठीक है ना। अब देखो इसका नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जैसे यहाँ SO2 + O2 है, तो यहाँ पे NO2 + O2 और मेटल ऑक्साइड रहेगा ही। ये भी बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए, ठीक है ना। अब चलो कार्बोनेट्स पे चलते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें इस तीनों में तुम्हारा रीजन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके मेटल के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, प्लस O2 नहीं मिलता है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, O2 यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें देख सकते हो बच्चों, बाइकार्बोनेट्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का जितना भी बाइकार्बोनेट होता है ये सभी का सभी एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सॉलिड स्टेट में सिर्फ एक बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करता है, वो भी होता है लिथियम का। बाकी जो भी बाइकार्बोनेट होगा वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। थैंक यू।